गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इडुग्राम एकेडमी। मैं हूं आनंद और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा। पिछले क्लास में हम लोगों ने वायरस स्टडी किया था, विषाणु के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीवाणु के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि जीवाणु क्या होता है, कैसा होता है, ये किस तरह से व्यवहार करता है, कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, किस तरह का दिखता है। इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में, जीवाणु के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि जीवाणु होता क्या है, कैसा दिखता है, या इसका खोज किसने किया था। जीवाणु का खोज करने का मुख्य श्रेय जाता है ल्यूवेनहोएक साहब को, जिन्होंने 1667 ईस्वी में इसकी खोज की थी। हालांकि रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में अपने हाथों से बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इनको देखा था, लेकिन ल्यूवेनहोएक साहब को ही मुख्य रूप से इसका खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, सबको 5 जगत में बांटा गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार। वो 5 जगत कौन कौन से हैं? जिसमें से पहला आता है मोनेरा, जिसके अंतर्गत जीवाणु को रखा गया है। दूसरा है प्रोटिस्टा, जिसके अंतर्गत यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर जीव आते हैं। तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लेंटी और पांचवा है एनिमालिया। फंजाई में कवक आते हैं और प्लेंटी में पेड़ पौधे और एनिमालिया में आते हैं हम सब, यानी जीव जितने भी हैं। तो जीवाणु को किस में रखा गया है? जीवाणु को मोनेरा संघ में रखा गया है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीव होते हैं। कोशिका 2 तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है कि ये प्रिमिटिव टाइप का, आद्य टाइप का कोशिका है, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या हरित लवक, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती है, ये सब चीज़ें अनुपस्थित होती है। तो ये एक प्राथमिक टाइप का सेल है प्रोकैरियोटिक, और उसी टाइप का सेल जीवाणु में भी पाया जाता है। और सीजी एरनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने 1829 में इसका नामकरण किया था कि ये जो सूक्ष्मजीव है इसको हम जीवाणु कहेंगे। और कैरोलस लीनियस साहब ने इसको क्लासिफिकेशन के दौरान वर्मीज वंश के अंतर्गत रखा था। कैरोलस लीनियस ने जीवाणु जो होते हैं, चूँकि वो बने होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, इसीलिए वो एकदम सरलतम संरचना वाले होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्योंकि उसका सेल प्रोकैरियोटिक होता है तो उसमें उतना ज़्यादा कोशिका का अंग नहीं होता है, और वो लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। चूँकि दिखाई तो ये पड़ते नहीं हैं, सूक्ष्मजीव हैं नंगी आँखों से, लेकिन फिर भी ये जल, स्थल तथा वायु हर जगह पाए जाते हैं। आप अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से वाटर को देखिएगा तो ये वहाँ भी हैं, मिट्टी को देखिएगा तो ये वहाँ भी हैं, और एयर में भी ये बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद रहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं, वो जीवाणु जो होते हैं, वो मृदा में बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये अक्सर हिदायत दी जाती है कि हम खाली पैर कहीं ना जाएं। और आसूत जल जो होता है, डिस्टिल वाटर, जो कि मरीजों को अस्पताल में चढ़ाया जाता है, उसमें ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो जल जो होता है वो पाश्चुरीकृत किया रहता है। और पाश्चुरीकरण का सिद्धांत लुईस पाश्चर साहब ने दिया था, और लुईस पाश्चर साहब ने ही रोगों का रोगाणु सिद्धांत दिया था। रोगों का रोगाणु सिद्धांत जो है, उसके अनुसार ये उन्होंने बताया था कि किसी खास रोग के लिए, हर रोग के लिए एक निश्चित रोगाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। किसी खास रोग के लिए कोई खास बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई होता है, ये बताया था सर लुईस पाश्चर साहब ने। चूँकि जीवाणु तो बने होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, तो उसमें जो स्पष्ट केंद्रक है या झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ये सब क्या होता है? नहीं पाया जाता है। ये सब होता ही नहीं है, क्योंकि उसका सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब चीज़ें नहीं होती है। इसमें राइबोसोम भी 70S प्रकार वाला होता है। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, एक 70S और एक 80S। 70S राइबोसोम का जो है, 70S राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो इसमें 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है।
और इसका जो जनन है किस तरह से ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो वैसे तो इसमें दोनों प्रकार का जनन होता है, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। तो ये मुख्य रूप से अलैंगिक जनन का सहारा लेते हैं अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए, और अलैंगिक जनन में भी ये विखंडन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉयक साहब, जिसके बारे में हम बता चुके हैं, जिसको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरिया, जिन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। तो उन्होंने सर्वप्रथम इसको दांतों के खुरचन में या गंदे जल में माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉयक साहब को इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने एक किताब भी अपनी पब्लिश की थी, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉयक, और इसी किताब में उन्होंने, जो 1695 में प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने अपने खोज के बारे में, अपने इनोवेशन के बारे में, जो बैक्टीरिया के बारे में था उसके बारे में बताया था। और पाश्चुरीकरण का सिद्धांत, जैसा कि हमने अभी तुरंत जाना कि वो सिद्धांत दिया था लुईस पाश्चर साहब ने। रॉबर्ट कोच नाम के एक और वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट कोच साहब ने एंथ्रेक्स जो रोग होता है उसके रोगाणु का या उसके जीवाणु का खोज किया था, और जो रोग का रोगाणु सिद्धांत दिया गया था लुई पाश्चर साहब के द्वारा, उसको प्रतिपादित किया था, उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि वो सही कह रहे थे, वो सिद्धांत सही है। और इसी के लिए सर रॉबर्ट कोच को 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और एक और साहब थे, टीजे बुरिल नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये बताया था 1878 ईस्वी में कि जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो केवल मनुष्यों में या जानवरों में या जंतुओं में रोग नहीं होता है, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी खास प्रकार के बैक्टीरिया से पादपों में भी रोग होता है। तो ये बताया था सर्वप्रथम टीजे बुरिल नामक वैज्ञानिक ने। एक और साहब थे एहरिच साहब। एहरिच साहब का रसायन चिकित्सा में बहुत ही ज़्यादा योगदान है, और इसके लिए उन्हें रसायन चिकित्सा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपने शोध और निष्कर्षों के आधार पे ये बताया था कि साइज के आधार पे, आकार के आधार पे जो है जीवाणु वो भी कई तरह के होते हैं, उसमें से मुख्य 4 होता है। तो जो बैक्टीरिया गोल दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोकस या कोकाई। जो बैक्टीरिया छड़ आकार का डंडा जैसा होता है लंबा, उसको क्या कहते हैं, छड़ाकार या बेसिलस या बेसिलाई। जो चक्रा जैसा होता है, स्प्रिंग नुमा जो होता है, वो क्या कहलाते हैं, स्पाइरिला या चक्राकार। और एक और होता है कि जो आप हिंदी में कोमा लिखते हैं, उस कोमा के आकार का जो बैक्टीरिया होता है उसको विब्रियो कहा जाता है। तो ये एहरिच साहब ने उसको क्लासिफाइड किया। चूँकि बैक्टीरिया में तो प्रोकैरियोटिक सेल है, बता चुके हैं, तो उसमें यूकैरियोटिक कोशिका की तरह जो उसका कशाभिका जो होता है, कशाभिका होता है उसका आउटग्रोथ, एक संरचना है जिसकी सहायता से वो गति करते हैं। कोई भी सेल जो है गति के लिए इसका मदद लेता है कशाभिका का। तो कशाभिका को जब आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो इसका जो अरेंजमेंट होता है 9+2 वाला अरेंजमेंट, वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, लेकिन ये तो प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें ये व्यवस्थीकरण, ये अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। एक और साहब थे ग्राम, उनका वैज्ञानिक का नाम है ग्राम। तो उन्होंने जो है जीवाणु को रंजित यानी कलर करने के आधार पे ये बताया कि जीवाणु 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम निगेटिव। मतलब कि जो बैक्टीरिया ग्राम घोल में, उन्होंने एक घोल बनाया जिसको उन्होंने ग्राम घोल नाम दिया। जो बैक्टीरिया उस घोल में रंग गया, मतलब उस कलर में डालने के बाद बैक्टीरिया का भी रंग उसी कलर जैसा हो गया, तो वो क्या कहलाया, ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया उस घोल में नहीं रंगा वो क्या कहलाया, ग्राम निगेटिव। तो उन्होंने ये बताया कि जो बैक्टीरिया ग्राम घोल में नहीं रंगते हैं वो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और जो बैक्टीरिया ग्राम घोल में रंग जाते हैं उनमें से लगभग सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो हैं, कुछ जीवाणु जो हैं, उसका जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, गोल डीएनए से बना होता है। हम लोग जब स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया का तो हम लोग देखेंगे कि उसका जो गुणसूत्र होता है वो गोल होता है, और उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। यहाँ तो कोई भी हरित लवक तो है, तो होता नहीं है,
तो यहाँ क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या करते हैं, जनन, प्रतिरोधकता, इन सब में वो जीवाणु की सहायता करते हैं। स्वपोषी जीवाणु में इलेक्ट्रॉन दाता के जो अणु होते हैं वो नहीं होते हैं, या कोई कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक उसके जगह पे पाया जाता है, जैसे कि H2S तो इस तरह से जीवाणु में होता है। और जीवाणु क्या करते हैं कि वो जनन तो दोनों तरह से करते हैं, लैंगिक भी और अलैंगिक भी, लेकिन सामान्य तौर पे वो अलैंगिक विधि का सहारा लेते हैं जनन करने के लिए, और उसमें भी वो विखंडन द्वारा जनन करते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति हो या उसके एडेप्टिव नहीं हो तो वो लैंगिक जनन से भी जनन करते हैं। अलैंगिक जनन जीवाणुओं में होता है द्विविखंडन विधि से, मतलब कि एक जीवाणु जो है वो टूट के दो जीवाणु में, दो छोटे छोटे जीवाणु में बट गया, दैट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा पार्ट है, द्विविखंडन, फ्यूजन। तो ये इस तरह से अलैंगिक जनन करते हैं बैक्टीरिया। लेकिन ये लैंगिक जनन भी करते हैं। किस तरह से लैंगिक जनन, ये 3 प्रकार से करते हैं। पहला क्या है, रूपांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में डायरेक्ट एंट्री करता है, प्रवेश कर जाता है, और इस तरह से ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और इसकी खोज की थी सर ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में की थी। और जिस जीवाणु पे इसकी खोज की थी वो था न्यूमोकोकस जीवाणु। उस पे ग्रिफिथ साहब ने रूपांतरण की खोज की थी। ये बताया कि बैक्टीरिया जो हैं सेक्सुअली ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पारक्रमण, यानी कि ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के माध्यम से जो है मुख्यतः जीवाणु भोजी टाइप के बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जीवाणु का डीएनए जो होता है वो दूसरे जीवाणु के डीएनए में बैक्टीरियोफाज के माध्यम से प्रवेश करता है। बैक्टीरियोफाज के माध्यम से उसमें एंट्री करेगा, उसके बाद जो है उसके अंदर उसके साइटोप्लाज्म में डेवलपमेंट करेगा, और जब बहुत सारा उसका नंबर ऑफ बैक्टीरिया वहाँ बन जाते हैं तो वो उसके सेल वॉल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं, और इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं ट्रांसडक्शन के माध्यम से। और इसकी खोज की थी जिंडर साहब और लेडरबर्ग साहब ने 1952 ईस्वी में, और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक जीवाणु पे की थी। साल्मोनेला वंश के ही एक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, ये जिससे कि टाइफाइड नाम का रोग होता है। टाइफाइड का आपने नाम सुना होगा, ये बीमारी है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से होता है। और तीसरी विधि है जनन की जीवाणुओं में, जिससे लैंगिक जनन करते हैं ये, वो है संयुग्मन। संयुग्मन क्या है, कंजुगेशन, कि जब एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में कंजुगेट ट्यूब के माध्यम से प्रवेश करता है। दो जीवाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वो एक ट्यूब बना लेते हैं, एक दूसरे को जोड़ने वाला नली बना लेते हैं, जिसको कंजुगेटिव ट्यूब कहते हैं। तो उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, डीएनए का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे में, और उससे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये जनन करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जीवाणु जो होते हैं वो लैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन भी करते हैं। वो क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, कि जिसको हम नंगी आँखों से नहीं देखा जाता है। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब कहीं भी पाए जाते हैं। परजीवी होते हैं, किसी के बॉडी पे डिपेंड करते हैं, या सहजीवी होते हैं, किसी के साथ जीवन यापन करते हैं, या मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, मतलब किसी मरे हुए पे आश्रित रह के अपना भोजन करते हैं। ये अलग अलग आकार वाले होते हैं, जैसे कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरिलम, ये सब इसका टाइप है, हमने बहुत सारा देखा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडुग्राम एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे सारे कोर्सेज़ और PDF हमारे एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल हैं, जिसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। थैंक यू।